हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग सारे। आज हमारा डे 2 है और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग फिनिश कर रहे हैं उसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस चैप्टर के नाम से ही मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, एक बिजनेस के पास क्या क्या सोर्सेज से, किस किस सोर्सेज से पैसा आता है, क्योंकि ये बात तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स को सबको क्लियर है दैट बिजनेस एंड द ओनर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एवरी बिजनेस नीड्स फंड। हर एक बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हर एक बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो बिजनेस फंड्स लाएगा कहां से? ऑलरेडी ऑलरेडी बात सही है कि बिजनेस फंड्स लाएगा वहां से जिसके पास पैसा देने के लिए होगा। तो बच्चे याद रखना, जिसके पास पैसा देने के लिए होता है उसे सरप्लस यूनिट बोलते हैं और जिसको पैसा चाहिए होता है उसको डेफिसिट यूनिट बोलते हैं। आज हमारे पास डेफिसिट यूनिट है बिजनेस और सरप्लस यूनिट है पब्लिक। तो एवरी बिजनेस नीड्स फंड। हर बिजनेस को चाहिए पैसा और बिजनेस पैसा लेके आएगा पब्लिक से। पर एक छोटी सी दिक्कत है जी, पब्लिक कभी भी पैसा देती नहीं है ऐसा जब तक उसको सिक्योरिटी ना मिले। इसलिए बिजनेस को देनी पड़ेगी सिक्योरिटी, तभी बिजनेस को मिलेगा पैसा। सो बिजनेस इश्यूज फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर रेजिंग द फंड्स। एवरी बिजनेस इशू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज फॉर रेजिंग द फंड्स। ठीक है सर, समझ आ गई। बट अब बात यह आ गई कि एक बिजनेस को पैसा कम टाइम के लिए चाहिए या बिजनेस को पैसा ज्यादा टाइम के लिए चाहिए। अगर बिजनेस को पैसा कम टाइम के लिए चाहिए, इश्यू तो फिर भी करनी पड़ेगी सिक्योरिटीज। और अगर बिजनेस को पैसा ज्यादा टाइम के लिए चाहिए, सिक्योरिटीज तो फिर भी इशू करनी पड़ेंगी। बट कम टाइम की सिक्योरिटीज थोड़ी डिफरेंट होती है और ज्यादा टाइम की सिक्योरिटीज डिफरेंट होती हैं जी। इसे कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो लास्ट लाइन बोल रहा हूं, बिजनेस इश्यूज फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर रेजिंग द फंड्स। Either the fund can be raised for the short term purpose or for the long term purpose. Whenever funds raised for the short term purpose, it is known as working capital requirement. और जब कभी भी फंड्स लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चाहिए होते हैं उसे कहते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी सिक्योरिटी होती हैं, ऐसी कौन कौन सी सिक्योरिटी होती हैं जो बिजनेस इशू करता है पैसे को रेस करने के लिए। इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने वो सिक्योरिटीज पढ़नी है। क्या वो सिक्योरिटी ओनर्स ही इशू कर रहे होंगे? मतलब बिजनेस पैसा ओनर से ही लेके आ रहा है और बिजनेस अपना हिस्सा दे रहा है, शेयर दे रहा है, या बिजनेस पैसा बोरोवर से लेके आ रहा है, उधार लेके आ रहा है और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है। तो कुछ होती है ओनर्स फंड वाली सिक्योरिटी, कुछ होती है बोरोड फंड वाली सिक्योरिटी। तो वो कौन सी सिक्योरिटीज है कुणाल सर? क्लास 11th में सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का ये टॉपिक है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं एक बार। सर द टर्म फाइनेंस मींस, द टर्म फाइनेंस मींस मनी और फंड, द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। सर अभी आपने बताया दैट एवरी बिजनेस नीड फंड। सर जस्ट आपने अभी इंडिकेट करा है कि हर एक बिजनेस को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। सर द टर्म फाइनेंस मींस मनी और अ फंड, द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। नो बिजनेस कैन रन विदाउट द फंड्स। फाइनेंस इज नीडेड एट एवरी स्टेज इन द लाइफ ऑफ बिजनेस। आइदर द बिजनेस हैज टू डू प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना हो, स्टाफिंग करनी हो, डायरेक्टिंग करनी हो, ऑर्गेनाइजिंग करनी, हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा? बिजनेस इशू करेगा कुणाल सर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, तभी पैसा आएगा। सर सर क्यों चाहिए पैसा? सर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। सर फिक्स एसेट्स को परचेस करने के लिए पैसा चाहिए। सर लैंड मशीनरी को परचेस करने के लिए पैसा चाहिए। सर ज्यादा पैसा जो चाहिए होता है सर वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। और शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए होता है सर उसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं, देख लेंगे। तो पैसा क्यों चाहिए? इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस, फंड्स आर नीडेड फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट्स लाइक लैंड एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। और ट्रेडिंग कंसर्न हो, सर्विस वाली कंसर्न हो, सर्विस वाली इंडस्ट्री हो, उसको थोड़ा पैसा कम चाहिए, बट हाँ फिक्स एसेट्स के लिए पैसा चाहिए जरूर जी। नेक्स्ट, पैसा क्यों चाहिए? वर्किंग कैपिटल के लिए सर। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, सर टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करने के लिए। सर आइदर द बिजनेस नीड्स फंड फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस और नीड्स फंड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। व्हेन बिजनेस नीड फंड फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस इट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और जब कभी बिजनेस को पैसा चाहिए होता है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, उसको कहते हैं कुणाल सर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्यों चाहिए पैसा? क्या पता कुणाल सर एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा हो, एक प्रोडक्ट वो ऑलरेडी बनाता है एक्स प्रोडक्ट, अब वाई और जेड प्रोडक्ट भी बना रहा हो, क्या पता इसलिए पैसा चाहिए हो। पैसा क्यों चाहिए? सर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए पैसा चाहिए हो, नई मशीनरी आ चुकी हो मार्केट में उसको परचेस करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? अपने बिजनेस को ग्रो और एक्सपैंड करने के लिए कुणाल सर पैसा चाहिए। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, व्हाई बिजनेस नीड्स फंड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, for the short term purpose, for the diversification, for technology upgradation and for growth and development, every business needs fund.
तो जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स, वो किन बेसिस से बांटी जाती है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बेसिस पर, ओनर से पैसा लेके आऊं या बोरोड से लेकर आऊं, या कंपनी के अंदर से लेके आऊं या कंपनी के बाहर से लेकर आऊं। हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीच वाला पार्ट, दैट इज ओनर्स फंड और बोरोड फंड। सर अगर ओनर्स फंड की बात करेंगे तो ओनर्स फंड में मेरे पास इक्विटी शेयर्स आता है, रिटेन शेयर्स आता है, रिटेन अर्निंग्स आती हैं कुणाल सर, प्रेफरेंस शेयर आता है, एडीआर आता है कुणाल सर, आईडीआर आता है कुणाल सर, जीडीआर आता है। ये ओनर्स फंड से पैसा लाने की सिक्योरिटी है। अगर मैं पैसा किसी ऐसे फंड से लेकर आऊं जो मुझे बाद में वापस करना है विद इंटरेस्ट, डिबेंचर से ले आऊं, बैंक से लोन ले लूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लूं, पब्लिक को से लोन ले लूं, लीज फाइनेंसिंग कर लूं, कमर्शियल पेपर इशू कर लूं, ये सारी वो सिक्योरिटी हैं जो बोरोड फंड की होती हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए फंड चाहिए वो छोड़ो, फंड कंपनी के अंदर से आए कंपनी के बाहर से वो छोड़ो, मेन हमारे पास ये मिड वाला पार्ट है जी, कि पैसा लाऊं ओनर से या बोरोड से। चाहे तू पैसा ओनर से ले आ, चाहे तू पैसा बोरोड से ले आ, इशू तो करनी पड़ेगी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो अगर तू पैसा ओनर फंड से लेके आ रहा है तो वो कौन सी सिक्योरिटी है? ये रही वो सिक्योरिटी, ये रही इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, एडीआर, आईडीआर, जीडीआर। अगर तू पैसा बोरोड फंड से लेके आ रहा है, ये रही वो सिक्योरिटीज, डिबेंचर, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट्स। पूरा चैप्टर ये सिक्योरिटीज के ऊपर ही है स्टूडेंट्स। सबसे पहले पैसे को रेस करने के लिए मेरे पास सिक्योरिटी आ गई ओनर्स फंड की, और जो ओनर फंड की पहली सिक्योरिटी, सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है स्टूडेंट्स, वो होता है इशू ऑफ शेयर्स। शेयर का मतलब आप समझ गए होंगे, हिस्सा। मतलब अगर मैं बिजनेस हूं, मैं किसी से पैसा लेके आ रहा हूं, पहली बात तो पैसा मैं लेके आ रहा हूं ओनर्स फंड से, जो मेरे बिजनेस का ओनर बनेगा, मतलब मैं उसको अपने बिजनेस का हिस्सा दे रहा हूं, हिस्से को बोलते हैं शेयर यार। सबसे पुरानी, सबसे बड़ी सिक्योरिटी ओनर्स फंड की, पैसा रेस करने की बिजनेस की। द कैपिटल, फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस है जिसको चलाने के लिए 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो अगर किसी ने 1 लाख दिया, 1 लाख, 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 तो जो टोटल कैपिटल है उसके हर एक यूनिट को शेयर बोलते हैं जी। तो देखते हैं कौन शेयर देगा, कौन शेयर लेगा, पैसा देगा जी। द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर is known as share capital. The capital of a company is divided into small units called share. If company issue 10,000 share of 10 rupees each, 10,000 शेयर इशू करती है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो 1 लाख शेयर्स आ गए कुणाल सर, 1 लाख। और जो इंसान पैसा देता है और शेयर लेता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, शेयर होल्डर। और जो शेयर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं कुणाल सर, एक होता है मेरे पास इक्विटी शेयर और एक होता है मेरे पास प्रेफरेंस शेयर। Sir, equity share represents the ownership, sir, of a company. They have a right to vote and right to participate in the management. But अगर सर हम लोग बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की, तो इनके पास राइट है कुणाल सर, क्या राइट है? परमानेंट कैपिटल। एक बार अगर किसी ने कंपनी को पैसा दे दिया और शेयर ले लिया, कंपनी के पास जो पैसा आ गया वो पैसा परमानेंट है, कंपनी को पैसा वापस नहीं करना। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कुणाल सर, फिर जिसने शेयर लिए कल को अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो क्या करेगा? वो आगे जाके किसी और को भेज देगा, बट कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी। कंपनी के लिए ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है जी। नो चार्ज ऑन एसेट्स जी। बाई चांस कंपनी डूब जाती है, कंपनी बंद होने वाली है, तो सॉरी, जिसने शेयर के लिए पैसा दिया था, एसेट्स को बेचकर पैसा पहले उसको नहीं देंगे यार, सॉरी यार। ये जो बोरो जिससे लेंगे ना, बोरो करेंगे, उसको पहले देंगे, शेयर वाले को पैसे नहीं देंगे पहले। सर हायर रिटर्न्स, बट हाँ क्या पता आज तुमने 10 रुपए का शेयर लिया हो, क्या पता वो 10 दिन के अंदर वो शेयर 1 लाख का हो जाए, हायर रिटर्न्स है सर। कंट्रोल सर आपका वोटिंग राइट है, दे हैव राइट टू वोट, और जिसका वोटिंग राइट हो थोड़ा बहुत तो मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन है ही सर। नो बर्डन ऑन कंपनी, कंपनी को जब पैसा वापस नहीं करना, कंपनी जब डूब रही हो तब भी पैसा एसेट को बेच कर नहीं देना, तो कंपनी के ऊपर तो कोई बर्डन ही नहीं है ना। तो इक्विटी शेयर के फीचर्स क्या हो गए कुणाल सर? परमानेंट कैपिटल है, नो चार्ज ऑन एसेट सर, हायर रिटर्न्स, कंट्रोल सर, 1 वोट है सर, और नो बर्डन ऑन द कंपनी। प्रॉब्लम्स क्या है सर? पहली प्रॉब्लम रिस्क सर, सबसे बड़ा रिस्क बेयर यही तो है, जब बेचारे शेयर होल्डर को पैसा ही वापस नहीं मिलना, कंपनी डूबने पे भी नहीं मिलना, क्या पता वो हायर रिटर्न ना मिले, कंफर्म थोड़ी बोला गया कहीं, तो सबसे बड़ा रिस्क बेयर हुआ कौन सर? ये इक्विटी वाला तो हुआ सर। कॉस्ट भी ज्यादा लगती है सर, क्या पता सर कंपनी ने 10 रुपए लिए हो इससे यार, और वो शेयर आज 1 लाख का हो गया, कंपनी को डिविडेंड देने पड़ रहे हैं,
मतलब कंपनी की कॉस्ट ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डिले इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टाइम कंज्यूमिंग। शायद से आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा, शेयर्स को इशू करने का पूरा प्रोसेस होता है, PICC, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आसान बात थोड़ी ना शेयर इशू करना, मार्केट में जाके सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन क्लियर करने पड़ते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इशू डिपेंड्स अपॉन शेयर मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट बूम पर चल रही है तो इंसान शेयर परचेस करेंगे, मार्केट अगर डाउन जा रही है तो कोई शेयर परचेस करता नहीं। तो शेयर का इशू डिपेंड करता है बच्चे मार्केट कंडीशंस पे। मैं बात कर रहा था इक्विटी शेयर के बारे में, इक्विटी शेयर के मैंने आपको फीचर्स बताए और कुछ लिमिटेशंस बताई। अब आ गए प्रेफरेंस शेयर, है तो ये भी हिस्सेदार, ये कंपनी को पैसा दे रहे हैं और कंपनी से शेयर ले रहे हैं, बट इस शेयर का नाम प्रेफरेंस शेयर है। सब प्रेफरेंस का मतलब हो गया, क्या हो गया, जब कभी भी डिविडेंड बढ़ रहा होगा, प्रॉफिट के हिस्से को डिविडेंड बोलते हैं, जब कभी भी डिविडेंड बढ़ रहा होगा सबसे पहले पैसा इनको मिलेगा, इसलिए इनका नाम प्रेफरेंस शेयर है। हाँ, इनका ना तो कोई वोटिंग राइट है, ना इनका मैनेजमेंट में कोई कंट्रोल है, बट जब कभी भी कंपनी बंद हो रही होगी और एसेट बेच के पैसे मिल रहे होंगे, पैसे तो मिलते नहीं शेयर वालों को पैसे, बट अगर मिल रहे होंगे तो पहले इनको मिलेंगे, बाद में इक्विटी वालों को मिलेंगे। यही दो डिफरेंस है प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स में स्टूडेंट्स। सब प्रेफरेंस शेयर्स आर कंसीडर्ड सेफर फॉर इन्वेस्टमेंट as compared to equity because they receive dividend at a fixed rate sir, मिलेंगे ही मिलेंगे। preference shareholder are like creditors, they have no voting rights sir, मैनेजमेंट में कोई इनका कंट्रोल भी नहीं है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर के, आप लोगों को अभी करना जरूरत नहीं है। मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इज सेफ, जब पैसा मिलना ही है मिलना सर, तो इन्वेस्टमेंट सेफ ही तो वही सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट इज सेफ, दे हैव प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम डिविडेंड एंड कैपिटल, नो चार्ज ऑन एसेट्स, वो सर उसका भी था, एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पहले पैसा उधार वालों को दिया जाएगा, बच जाएगा तो तुम भी ले लेना यार। कंट्रोल बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, कोई वोटिंग राइट नहीं है, मैनेजमेंट में कोई कंट्रोल नहीं है, और डिविडेंड मिलता है फिक्स, हाँ ये अच्छी बात है, इक्विटी वालों को फिक्स डिविडेंड रेट ऑफ नहीं मिलता इसे। सर लिमिटेशंस क्या होती हैं, कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स, अब रेट ऑफ प्रेफरेंस, अब हमको तो कंपनी को तो फिक्स डिविडेंड देना है, फिक्स डिविडेंड देना है यार, भाई देना ही देना है, तो कंपनी की तरफ से तो कॉस्टली हुआ, सॉरी यार। नो टैक्स सेविंग, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर इनकम टैक्स, देयरफॉर देयर इज नो टैक्स सेविंग, प्रॉफिट से नहीं कटता ये, प्रॉफिट इसके बाद, टैक्स इसके बाद देना पड़ता है। पहले होता कि पहले भाई अगर हम लोग डिविडेंड पहले दे देते और बाद में टैक्स चार्ज करते तो टैक्स बच जाता, ऐसा ही नहीं, टैक्स पहले दे देते फिर बचे कुछ पे डिविडेंड देते, तो कंपनी को तो कोई फायदा हुआ नहीं यार। नॉट सुटेबल फॉर रिस्क टेकर, जो इंसान रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ये सुटेबल नहीं है। ये सर बच्चों में डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चों इक्विटी शेयर डिविडेंड इज पेड, मिलता है जी, प्रेफरेंस शेयर प्रायोरिटी बेसिस से मिलता है भाई, इक्विटी से पहले मिलेगा, याद रखना, फुल वोटिंग राइट इक्विटी के, इनके कोई वोटिंग राइट नहीं है भाई। रिस्क बियरिंग सिक्योरिटीज, सर यहां पर भी सर रिस्क तो है, रिस्क यहां पर भी है बट इससे कम है सर, फ्लैक्चुएट विद द प्रॉफिट, प्रॉफिट बार बार फ्लैक्चुएट होता है सर, यहां फिक्स मिलता है सर डिविडेंड, फिक्स डिविडेंड मिलता है सर। कंट्रोल मैनेजमेंट में कंट्रोल यहां है सर, यहां कोई कंट्रोल नहीं है। बच्चों इस चैप्टर के अंदर ना मैंने मैक्सिमम टाइम ना डिफरेंस देखा है बच्चों किसके बीच में, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर में। नेक्स्ट बच्चे बोरोड फंड का सबसे बड़ी सिक्योरिटी आ गई, अभी आपने ओनर फंड की सबसे बड़ी सिक्योरिटी पढ़ी थी जिसका नाम था शेयर, और शेयर को हमने डिवाइड किया था दो पार्ट्स के अंदर, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। अब मेरे पास बोरोड फंड की सिक्योरिटी आ गई, और बोरोड फंड की सिक्योरिटी का नाम है बच्चे डिबेंचर। डिबेंचर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट सोर्स, हाँ डेट सर बता दिया, बोरोड का मतलब डेट होता है, फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स, डिबेंचर होल्डर गेट द फिक्स रेट, मतलब अगर कंपनी किसी से पैसा लेती है और उसको डिबेंचर इशू कर देती है कि ये भाई डिबेंचर ले ले पैसे दे दे, कंपनी को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड वर्ड यूज करना शेयर से केस में, प्रॉफिट के हिस्से को कहते हैं, और डिविडेंड सिर्फ दिया तब जाता है जब प्रॉफिट होता है, चाहे फिक्स्ड हो चाहे फ्लैक्चुएटिंग हो, बट डिविडेंड के ऊपर सॉरी डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया ही दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, फिक्स्ड है। कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा बर्डन, और कंपनी के ऊपर कितना बर्डन है डिबेंचर का, उसको फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं बच्चों। कल को टर्म आ जाए व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क मींस अमाउंट ऑफ डिबेंचर इन द टोटल कैपिटल, देना ही देना पड़ता है भाई,
क्या कह रहे हैं? डिबेंचर आर द इंपॉर्टेंट डेट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस. डिबेंचर होल्डर गेट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इंटरेस्ट पेड इज आफ्टर एवरी 6 months और 1 year. जी हाँ, देना जरूर पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए. टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये भी आप लोगों के सिलेबस का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है. मेरिट्स क्या है? ये पार्ट है जी, इन्वेस्टमेंट इज सेफ. अब शेयर से कंपैरिजन में तो इन्वेस्टमेंट सेफ है यार, जो मर्जी कह लो, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिलना मिलना है और चार्ज ऑन एसेट्स भी है. कंपनी बिक्री होगी, बंद हो रही होगी, एसेट को बेच के सबसे पहले पैसा इनको मिलेगा. इसका मतलब जो लोग डिबेंचर्स खरीदते हैं कंपनी से और उसको पैसे देते हैं, वो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं. इन्वेस्टमेंट इज सेफ. सेकंड, कंट्रोल. सॉरी, डिबेंचर होल्डर से कोई कंट्रोल नहीं होता, मैनेजमेंट में कोई पार्ट नहीं होता. लेस कॉस्टली. हाँ, कंपनी चाहे यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, उसने जो 15 साल पहले फिक्स कर दिया था कि तुझे इतना इंटरेस्ट देंगे, वो 15 साल बाद भी उतने इंटरेस्ट देना है, तो कंपनी की तरफ से तो कॉस्टली कम है ये. टैक्स सेविंग. डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस. बच्चों, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस. अब क्या होता है, टैक्स कटने से पहले हम ना इंटरेस्ट दे देते हैं डिबेंचर के ऊपर. सोचो, मैं डिबेंचर होल्डर को पैसा दे दिया, जो बचता है ना उस पर टैक्स लगता है, तो पैसा चला गया, जो बचा वो कम बचा, जब बचा कम तो टैक्स भी कम. डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, याद रखना जी. डीमेरिट्स क्या है सर? लिमिटेशंस क्या है? फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, देना ही देना है चाहे कुछ भी हो जाए. चार्ज ऑन एसेट्स, सर जैसी कंपनी बंद हो रही होगी सबसे पहला पैसा इनको मिलेगा. कुणाल सर, रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी. अब मैंने अपने सारे ना पैसा ले लिया, डिबेंचर इशू कर दिए, मतलब जितनी मेरी कैपेसिटी थी लोन लेने की मैं सारी यूज कर ली, तो सॉरी मेरी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है जी. कंपनी की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है अगर वो पैसा डिबेंचर से लाती है. अब आ गया सर, आपने मुझे ओनर्स फंड के सबसे बड़ी सिक्योरिटी पढ़ाई, उसका नाम था शेयर, और बोरोड फंड की सबसे बड़ी सिक्योरिटी पढ़ाई, उसका नाम था डिबेंचर सर. अब आ गया सर डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर सर. सर शेयर्स कैपिटल में, कैपिटल का पार्ट होता है, डिबेंचर सर लोन होता है. सर ये ओनर्स देते हैं सर, सर ये हम उधार लेते हैं सर. सर शेयर्स के ऊपर जो दिया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, डिबेंचर के ऊपर जो दिया जाता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं सर. सर शेयर होल्डर का फुल वोटिंग राइट होता है, उधार जिससे लिया था उसका कोई वोटिंग राइट नहीं होता सर. सर शेयर होल्डर्स को, सर इनको शेयर होल्डर कहते हैं सर, इनको क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर भी बोल सकते हैं. सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स. सर यहाँ पर सर शेयर्स डिबेंचर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं सर. नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज, एसेट्स का कोई चार्ज नहीं होता यहाँ सर. कंपनी जब बंद होगी पहले एसेट्स बेचकर पैसे इनको दिया जाएगा. सर बिजनेस स्टडीज के अंदर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है सर. नेक्स्ट आगे कुणाल सर मेरे पास रिटेन अर्निंग. कुणाल सर ये ओनर फंड की सिक्योरिटी है. याद रखना, चैप्टर स्टार्ट किया और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया 2 तरह की सिक्योरिटीज पढ़नी है, एक ओनर्स फंड की पढ़नी है और एक बोरोड फंड की पढ़नी है. ये भी मेरे पास ओनर्स फंड की सिक्योरिटी रिटेन अर्निंग, और मैं तो कहता हूं सबसे अच्छी सिक्योरिटी है. ना किसी से पैसा ले रहे हैं, रिटेन का मतलब मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूं, हर साल मैंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट का पार्ट अलग अलग रखते जा रहा था. जो मैं अलग अलग पार्ट हर साल रखते रहता प्रॉफिट का, आज मैं उसे यूज कर रहा हूं. ना किसी से ले रहा हूं, ना किसी को हिस्सा बांट रहा हूं कंपनी का, ये मेरा खुद का पैसा है, कंपनी का खुद का पैसा. सबसे अच्छा ओनर फंड इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग. तभी इसका नाम क्या होता है, ये देखो, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. जो तूने हर साल प्रॉफिट रखा था आज तू उसको निकाल रहा है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, उसे कहते हैं रिटेन अर्निंग्स. अ पोर्शन ऑफ कंपनीज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था बट आपने उसको रिटेन कर लिया था फॉर री इन्वेस्टमेंट पर्पस, इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग. This is also called source of self financing, very good, good name, or internal financing or plugging back of profit. एग्जाम्पल आपको दिया होगा कि कैसे कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. किसी कंपनी ने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, 50 लाख का 20% उसका प्रॉफिट आया है, तो 50 लाख का 20% हो गया 1 लाख, 10 लाख है ना, 10 लाख हो गया ना. अब सर उसने पहले इंटरेस्ट दिया डिबेंचर के ऊपर, चलो बाय बाय 8 लाख बच गया. सर उसने टैक्स दे दिया कंपनी को, टैक्स सर इतना पैसा बच गया. सर जब ये पैसा बचा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दे दिया, सर इतना 4 लाख बचे हैं सर. सर 4 लाख में से सर इक्विटी वाले को दे दिया, सब दे दिया, इक्विटी को दे दिया, प्रेफरेंस को दे दिया, डिबेंचर को दे दिया, सब दे दिया. सर जो लास्ट में बच जाता है कुणाल सर, उसको रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, जो कंपनी अपने पास रख लेती है. कुछ कंपनीज शेयर होल्डर को सारा बांट देती है, जो बचता सारा उसको बांट देती है. कुछ कंपनीज कुछ शेयर होल्डर को बांटती हैं, कुछ अपने पास रख लेते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए.
रिटेन अर्निंग्स के मेरिट्स क्या हैं कुणाल सर? रिटेन अर्निंग का सबसे पहला मेरिट सर, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस सर। समझो, समझ के देखो भाई, परमानेंट सोर्स है, किसी से लेना नहीं है, मेरे पास ही पड़ा पैसा, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, नो कॉस्ट। अरे किसी से मांगूंगा, अपना हिस्सा दूंगा तो खर्चा है ना, मेरा कोई खर्चा नहीं है, मेरा खुद का पैसा है, नो चार्ज ऑन एसेट्स, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, वेन एवर आई नीड एक्सपेंशन, वेन एवर आई नीड ग्रोथ, किसी से पूछने सोचने की जरूरत नहीं है सर। गुडविल, अगर मैं अपनी रिटेन अर्निंग यूज करूं, कोई लोन वोन ना लूं, किसी को हिस्सा ना बांटूं, कोई अपना शेयर ना बांटूं, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली क्या मेंटेन रहती है जी? गुडविल। ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आ तो जाए मार्केट में कोई चेंज, एक चेंज आ जाए मार्केट में, कोई चेंज आएगा, एकदम से रेडी हूं उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि क्या लगना है, पैसा अपना खुद का है, फ्लेक्सिबिलिटी है भाई। ये मेरिट्स है बच्चे मेरे पास किस चीज के? रिटेन अर्निंग के। डीमेरिट भी हो सकता है कुछ, हाँ है जी, सब ऑप्टिमल यूज। अब जब पैसा खुद का हो, किसी से मांगा ना जाए, तो पैसे को यूज करने से पहले सोचा भी नहीं जाता। अब सोचा नहीं जाता तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा भी हो सकता है। जब ऐसा पैसा ना फिर सोच यूज करने से पहले सोचा नहीं जाता यार, सोचते नहीं है तो बेकार भी कर सकते हो भाई। अनसर्टेन सोर्स है भाई, प्रॉफिट होगा तो रखेंगे रिटेन अर्निंग, ये थोड़ी रिटर्निंग अपने पैसा हो जाती है, हर साल रखूंगा, हर साल पैसा रखूंगा तभी तो क्या आएगी जी? रिटेन अर्निंग। और डिससेटिस्फैक्शन अमंग दी शेयर होल्डर, रिटेन अर्निंग पड़ी है, हेलो हर साल पैसा रख रहा हूँ, वो देखो वहां पड़ा है पैसा, हर साल रख रहा हूँ, अल्टीमेटली किसका पैसा है ये? है तो ओनर्स का। ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर। अब तो उन्हें पैसा एकदम से यूज कर लिया, शेयर होल्डर थोड़े से डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको हमेशा उम्मीद रहती है एक दिन ये पैसा हमें मिलेगा, ओए होए ये पैसा हमें मिलेगा एक दिन, हमारा ही तो पैसा है। कोई एक प्रोग्राम आया, ये पैसा यूज कर लिया, थोड़ा डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, और क्या है यार। तो डिससेटिस्फैक्शन रिटेन अर्निंग्स की निकालना, मतलब लिमिटेशन रिटेन अर्निंग्स से निकालना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स, कुणाल सर बोरोड फंड, अभी तक हम लोग दो पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, ओनर्स फंड के, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स। बोरोड फंड का सिर्फ एक ही पढ़ा है, डिबेंचर। दूसरा पढ़ रहा हूं बोरोड फंड का, पब्लिक डिपॉजिट्स, और नाम से पता लग रहा है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक को बोल रहा हूं, ओ पब्लिक आजा, उधार दे, उधार दे। एक कंपनी जब डायरेक्टली पब्लिक से फंड्स रेज करवाती है, उसको सिक्योरिटी देती है, उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। क्या बोल रहे हैं? द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय अ कंपनी डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, directly from the public are known as public deposits. The rate of interest offered on public deposit is higher than the rate of interest on bank deposit. वाह भाई, तो सारे फिर पब्लिक तो भाई पैसा भाग भाग कर देती हुई कंपनी को, क्योंकि पब्लिक को पता है कि अगर पैसा हम बैंक में डालेंगे तो उससे इंटरेस्ट कम आना है, अगर पैसा इस कंपनी को दे देंगे तो उससे इंटरेस्ट ज्यादा आना है। तो हर पब्लिक जिसकी जेब में पैसा पड़ा होगा वो कंपनी को पैसा देती होगी, रख ले कंपनी, रख ले। This is regulated by the RBI and cannot exceed 25% of share capital reserves. 6 months, 36 months सबके होते हैं जी। मेरिट्स, नो चार्ज ऑन एसेट्स, है ना, पब्लिक से जो पैसा लिया जा रहा है, ये नहीं कि भाई अगर कल को कुछ हो गया तो एसेट्स बेच के पैसा वापस करेंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देख लो, द कंपनी डज नॉट हैव टू मोर्टगेज इट्स एसेट्स। टैक्स सेविंग जी, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डेट इट्स टैक्स डिडक्टेबल, हेंस देयर इज अ टैक्स सेविंग। इसका मतलब समझ गए? समझ गए? पहले क्या देते हैं पब्लिक डिपॉजिट वालों को? इंटरेस्ट, फिर जो बचता है उसके ऊपर टैक्स। जब देने के बाद बचेगा कम तो टैक्स भी तो गवर्नमेंट को कम जाएगा। सिंपल प्रोसीजर है भाई, चुपचाप इशू करना है, कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। कंट्रोल, डिपॉजिटर्स का बच्चे कोई वोटिंग राइट नहीं होता, याद रखना, वोटिंग राइट सिर्फ 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 इक्विटी शेयर होल्डर का है, मैनेजमेंट में कंट्रोल भी उसका है, बाकी किसी को वोटिंग राइट नहीं है जी। लिमिटेशन, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए फंड ले सकते हो लोगों से, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पब्लिक डिपॉजिट सुटेबल नहीं है, सॉरी यार, द मैच्योरिटी पीरियड इज शॉर्ट, द कंपनी कैन नॉट डिपेंड ऑन देम फॉर अ लॉन्ग टर्म। लिमिटेड फंड, अब पब्लिक 500 करोड़ की कंपनी बनाना चाहता तू तो 500 के 500 करोड़ ले लेगा पब्लिक से, ऐसे नहीं हो सकता। शॉर्ट फंड चाहिए हो, कुछ एक्सपेंशन प्रोग्राम है आपका, कुछ शॉर्टेज पड़ रही है आपको फंड्स की, छोटे मोटे पैसे आ सकते हैं। द क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शन, कि आपकी कंपनी का अगर 50 लाख का शेयर के कैपिटल है, उसका सिर्फ 25% आप पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं बस। 50 लाख का 50% हो गया 25 लाख, 25 लाख का दोबारा आधा 12.5 लाख। अगर तेरी कंपनी की टोटल कैपिटल 50 लाख की है तो तू पब्लिक डिपॉजिट से पैसा 12.5 लाख ले सकता है, मार्केट से ऐसा नहीं देता। नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंपनी। हाँ, नई कंपनी को कौन दे देगा भाई पैसा? पब्लिक कौन दे देगी पैसा नई कंपनी को? आके तो चला ले जितना मर्जी,
तो जितना मर्जी मार्केट चलाया, पैसे दो, क्यों देगी? इसका मतलब याद रखना, जिस कंपनी की मार्केट में गुडविल अच्छी होती है वही कंपनी पब्लिक डिपॉजिट सिक्योरिटी इशू करके फंड रेज करवा सकती है जी। अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, जरूरी नहीं है कि जितना पैसा तुमको जब चाहिए हो उतना मिल जाए। ये पब्लिक है भाई, सब जानती है, ये तो सब पता है कब किसको पैसा देना है, अभी कंट्री में क्या चल रहा है, पैसा देना सुटेबल है या नहीं। तो मार्केट की सिचुएशन और उनकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है तेरी मार्केट में गुडविल अच्छी है तो तू जब इशू करेगा पब्लिक पैसा दे देगी। याद रखना, अनरिलायबल है, मैं इतना रिलाय नहीं कर सकता। ये भी बच्चों आगे एक और बोरोड फंड का, तीसरा कर रहे हैं बोरोड फंड का, 2 कर चुके हैं ओनर फंड के, तीसरा कर रहे हैं बोरोड फंड का जी। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू द अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस जी। एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से, फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन बनाता हूं और इस पेन बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो मेरे पास, मैंने किसी से रॉ मटेरियल परचेज किया, बट सुनो, जिससे मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया मैं उसको बोला पैसे अभी नहीं दूंगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर ले, 3 महीने बाद पैसे ले लियो। तो वो भी ट्रेडर है, वो भी रॉ मटेरियल बेचता है, मैं भी इस रॉ मटेरियल को पेन में कन्वर्ट करके बेचूंगा ही, वो भी ट्रेडर है, मैं भी ट्रेडर हूँ। एक ट्रेडर जब दूसरे ट्रेडर को लोन देता है शॉर्ट पीरियड के लिए, ऐसे लोन को, ऐसे बोरोड फंड को ट्रेड क्रेडिट बोला जाता है। इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज, हाँ रॉ मटेरियल, विदाउट इमीडिएट पेमेंट। बस अभी पेमेंट नहीं दे रहा, पेमेंट थोड़े टाइम बाद ले लियो यार। सर हमारे पास मेरिट्स क्या है? कन्वीनियंट है, अरे पूरी दिल्ली में ये चलता है, हर जगह ये चलता है, कन्वीनियंट है। इट इज कन्वीनियंट एंड कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ फंड, परचेज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। अभी ले लो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से पेन बनाऊंगा, पेन बेचूंगा, पैसा आएगा, तू ले लियो, अभी पैसा नहीं दे रहा देखो मैं, ठीक है। रेडीली अवेलेबल, हमेशा रेडी होता है, 10 साल से काम कर रहा है रॉ मटेरियल वाला मुझसे, मैं थोड़ी कर देगा भाई, हमेशा रेडी होते हैं भाई। मैं इससे उधार लेता हूँ, पेन भी कई बार आकर उधार देता हूँ यार, रेडीली अवेलेबल होता है, हमेशा रेडी है जी। डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन एन एसेट, इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द फर्म व्हाइल प्रोवाइडिंग फंड्स जी। डीमेरिट्स क्या है जी? मोर रिस्कियर, ठीक है गुडविल पे चल रहा है सब कुछ यार, बट क्या पता भाई उसका दिन खराब हो गए, मेरे दिन खराब हो गए, नहीं दे पा रहा पैसा, कभी कभी होता है, एक्सपेक्टेशन होती है कि पैसा 3 महीने के अंदर आ जाएगा, 6 महीने, 1 साल हो जाता है, और ये जो चक्री होती है ना फिर ये रुक जाती है, फिर आपके यहाँ पड़े होने चाहिए फंड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज में इंड्यूस अ फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग। क्या पता उधार ले ही रहा हूँ, अच्छा ज़्यादा दे दे, उधार तो ले लिया बट आगे मेरे पेन इतने बिक ही नहीं रहे, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है कई बार, जब पैसा फ्री का मिल रहा होता है, फ्री का तो क्या बस मिल रहा होता है। लिमिटेड फंड, अब 10 थोड़ी ले लेगा तू, लिमिट चलता है उधार ये, तो क्या बोल रहे हैं? ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू दी ट्रेड क्रेडिट। सर थोड़े से कॉस्टली होते हैं सर, अब सर अगर आप पेमेंट कैश में लोगे तो सर फिर वो तो इंटरेस्ट कम लगेगा, पर अगर पेमेंट ज्यादा होगी सर तो सर फिर इंटरेस्ट थोड़ा सा और ज्यादा लगेगा सर। तू कैश दे दे पैसा, मत करो उधार, तो रॉ मटेरियल का प्राइस सस्ता कर देंगे वो, बट अगर तू उधार पे ले रहा है तो थोड़ा सा भाई तो प्राइस लगेगा ही लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। लो जी एक और आ गया भाई, बोरोड फंड का एक और आ गया, और ये क्या है कुणाल सर मेरे पास? सर लोन ले लो, लोन ले लो किससे? सर लोन ले लो कमर्शियल बैंक से। सर कमर्शियल बैंक कौन होते हैं? सर कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 2 काम इकट्ठे करता है सर। कौन से 2 काम सर? एडवांसिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सब लोगों ने सुना होता है बैंक से लोन मिलता है, हाँ ये वही बात हो रही है, लोन बोरोड फंड। कमर्शियल बैंक कुणाल सर गिव लोन एंड एडवांसेस टू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन हमेशा क्या रहता है जी? फिक्स्ड। मेरिट क्या है जी? टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस, बैंक हमेशा आपको एक टाइम देता है, एक टाइम ऑफ पीरियड देता है कि आपको इतने टाइम पैसा मिल जाएगा, ये टाइमली। सिक्रेसी मेंटेन रहती है, बैंक कभी डिस्क्लोज नहीं करता कि इस बिजनेस ने पैसा हमसे लिया हुआ है। ईजियर सोर्स ऑफ फंड्स, आपके पास मोर्टगेज करने की कोई सिक्योरिटी है, आपके पास अच्छी गुडविल है, जाओ बैंक से पैसा इजीली मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, द लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड्स एंड कैन बी रीपेड इन एडवांस व्हेन द फंड्स आर नॉट नीडेड। 40 लाख का लोन लिया था, पैसे को जरूरत पड़ गई, सेम सिक्योरिटी का 10 लाख लोन ले ले। 40 लाख का लोन लिया था, पैसे तेरे पास आ गया, जल्दी पे कर दे, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल जी। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है सर इसकी? इसमें सिर्फ शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन मिलते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं मिलता। 40 साल के लोन नहीं मिल जाएंगे, मैक्सिमम 10 से 15 साल के लिए मिलेगा जी। चार्ज ऑन एसेट्स भाई, अगर कंपनी बंद होगी तो एसेट को बेच के पैसे देने हैं भाई बैंक वालों को, चार्ज ऑन एसेट्स।
नेक्स्ट सर, लोन सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फिर दोबारा बोरोड। इसका मतलब याद रखना, ओनर्स सोर्सेस से ज्यादा, बोर्ड वाया सोर्सेस ज्यादा है जी। सर ये आ गया लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर। Sir, the state and central government have established many financial institutions to provide finance to the companies. They are called as development bank जी। बैंक के अलावा ये है डेवलपमेंट बैंक। अगर कभी भी हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को प्रोडक्शन करने के लिए लोन चाहिए हो, तो ये एक अलग से बैंक है जो सिर्फ इसी पर्पज से लोन देते हैं। कमर्शियल बैंक तो फिर घर के लिए लोन दे देता है, कंजम्पशन पर्पज के लिए भी लोन दे देता है, जनरल पर्पज के लिए भी लोन दे देता है। ये वाले बैंक सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए लोन देते हैं। इन्हें कहते हैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मिल जाएगा इससे, बैंक से नहीं मिल रहा था लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट और मीडियम मिल रहा था, इससे लॉन्ग मिल जाएगा। मैनेजरियल एडवाइस, अब सर ये डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट, ये लोगों की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में पता नहीं कितने लोगों को लोन दे चुके हैं, पता नहीं कितनी कंपनीज और इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं। तो ये ना आपको जब लोन देंगे ना तो आपको एडवाइस भी देंगे कि कैसे पैसे को यूटिलाइज करना है जी। इजी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं सर। सर लोन कैन बी मेड इन इजी इंस्टॉलमेंट, इट डज नॉट प्रूव टू बी मच ऑफ अ बर्डन ऑन बिजनेस। अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, हाँ जी हाँ जी हाँ, कहीं से लोन ना मिल रहा हो, कंट्री के अंदर डिफ्लेशन चल रही है, ये तब भी खड़ा होगा लोन देने के लिए। मैक्सिमम लोगों को जहां से लोन नहीं मिल पाता यहां से मिल जाता है जी। डीमेरिट्स क्या है जी, मोर टाइम कंज्यूमिंग है। भाई लोन दे रहे हैं ना, एक एक पेपर चेक होगा, क्रेडिबिलिटी चेक होगी, रिश्तेदारों से पूछा जाएगा, नेबर से पूछा जाएगा, आपके 15 साल की बैलेंस शीट, फिर टाइम लगता है सब कुछ इवैल्यूएट करने में। रिस्ट्रिक्शंस है सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द बोरोइंग कंपनीज और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर आपने एक बार इनसे लोन ले लिया, ये रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि आगे किसी से लोन मत ले लेना जी। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, नाम से पता लग रहा होगा जी क्या है ये, इंटर कॉर्पोरेट। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को लोन देता है जी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, इसे कहते हैं आईसीडी। क्या कहते हैं? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स मेड बाय वन कंपनी विद अनदर कंपनी। These deposits are essentially brokered deposits which led to the involvement of broker, बीच में broker involved होता है। Rate of interest on the deposits higher than the rate of banks and other markets, सबसे हायर होते हैं जी। The biggest advantage of ICD is that transaction is free from any legal hassle। सिर्फ बीच में ब्रोकर होना चाहिए, ब्रोकर दो कंपनीज को आपस में मिलाया जाता है, जिसका पैसा होता है वो कंपनी लोन देती है, जिसका पैसा नहीं होता वो कंपनी लोन लेती है जी। दो तरह के मेरे पास आईसीडी, तीन तरह के मेरे आईसीडी होती है। या तो आप इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट 3 महीने के ले लो, 12% के हिसाब से मिल जाता है जी, या तो 6 महीने के ले लो, 15% के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, या तो एक दिन के लिए मिल जाएगा 10% के हिसाब से, पर आर के हिसाब से मिल जाएगा। कॉल रेट कहते हैं उस रेट को बोलते हैं कॉल रेट। तो 3 तरह के मेरे पास इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं। एक कंपनी जब दूसरी कंपनी से पैसा लेती है, कौन कौन से हैं 3 वो सर? 3 मंथ डिपॉजिट्स, 6 मंथ डिपॉजिट, और सर कौन सा जी? कॉल डिपॉजिट्स। ये कुछ फीचर्स दिए हुए आईसीडी के। सर ये ट्रांजैक्शन होती है कंपनी टू कंपनी, ओके सर, शॉर्ट टर्म के लिए ओके। सिक्योरिटीज अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड नहीं है, ये नहीं कि कंपनी का एसेट बेच के पैसा दिया जाएगा ना। दीज ट्रांजैक्शन आर जनरली कंप्लीटेड थ्रू ब्रोकर्स, हाँ ठीक है। दीज डिपॉजिट्स हैव नो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, कोई मार्केट नहीं है इसकी जाके ले लो, ब्रोकर बीच में होगा वो कराता है। दीज डिपॉजिट्स हैव नो लीगल फॉर्मेलिटीज, दीज आर रिस्की डिपॉजिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेंडर्स। कुणाल सर, तो ये मेरे पास कुछ ओनर्स फंड के और कुछ बोरोड फंड के कुछ सिक्योरिटीज थी जो क्लास 11 के चैप्टर में रिक्वायर्ड है। थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे। इक्विटी शेयर आर द मेजर सोर्स, हाँ पढ़ लिया बच्चे ने। डिबेंचर बॉन्ड्स लोन्स आर कैपिटल, जिसकी कॉस्ट थोड़ी सी फिक्स्ड होती है, पैसा देना ही देना पड़ता है। डिविडेंड विल बी गिवन टू, पहले डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस को, वो भी फिक्स रेट पर, बाद में दिया जाएगा इक्विटी को। प्रेफरेंस के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, कोई मैनेजमेंट में कंट्रोल नहीं है। जो ट्रेड क्रेडिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को ही देता है। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उनको फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। और कंपनी टू आईसीडी जो होता है वो एक कंपनी दूसरी कंपनी को ही देता है जी। आई होप कि मैं आपको थोड़े से ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के बारे में समझा पाया हूँगा। और इसी तरह के अगर आप लोगों को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम कुणाल सराना क्लासेस, आपको ये पीडीएफ उससे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।